तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फो एज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इन्वेस्टर्स का एक टाइम पर फेवरेट स्टॉक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो बहुत खून के आंसू इस स्टॉक ने रुलाए हैं, क्योंकि 7,500 के लेवल से स्टॉक अब आपको 3600 रुपये के लेवल पर देखने को मिल जाता है। आज की डेट में इसमें 1.73% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो क्लियरली चार्ट के ऊपर तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000 रुपये के लेवल्स पर था ये, इनफैक्ट 7,500 रुपये के लेवल्स हो गई पहुंचा था। 7,465 का इसने 52 वीक हाई बनाया और उसके बाद से इसमें वन साइडेड गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बीच बीच में जरूर ये थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे तो भयंकर डाउनफॉल हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है और फ्री फॉल के चलते स्टॉक अब आपको 3,500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं कि एक टाइम पर मल्टीबैगर स्टॉक था ये। पिछले 2 साल की अगर बात करेंगे तो कोरोना के आउटब्रेक के बाद से स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक निकलकर सामने आया था, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में बहुत बड़ी भयंकर गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इन्फो एज में इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है, और अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको क्या करना है, नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करवा देता हूं कि आखिर फंडामेंटल्स में ऐसे क्या चेंज आ रहे हैं जिसके चलते इन्फो एज का स्टॉक इतनी बुरी तरीके से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करने चाहिए, और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की सेल यहाँ पर बढ़िया तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साल पहले तक मार्च 2021 में कंपनी की जो क्वार्टरली सेल्स थी वो 290 करोड़ रुपए की थी, जो मार्च 2022 एक साल बाद बढ़कर 455 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते इसमें गिरावट हो रही है, क्योंकि आप सेल्स देखिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है। 290 करोड़ की सेल 319 करोड़ हुई, 351 करोड़ हुई, 403 करोड़ हुई, और रिसेंटली 455 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्स ही बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आप नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। मार्च 2021 में 66 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जून 2021 में बढ़कर ये 100 करोड़ रुपए हो गया, और सितंबर 2021 में कुछ इन्होंने अपने बुक्स में एडजस्टमेंट किए हैं जिसके चलते 8,355 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया। दिसंबर 2021 में 329 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और मार्च 2022 में 120 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया है। तो मार्च 2020 में जो प्रॉफिट आया फ्रेंड्स, अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें काफी शानदार हमें उछाल देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के अगर देखिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप यहाँ पर देखिए 38% के आसपास की होल्डिंग आपको यहाँ पर प्रोमोटर्स की दिखाई देगी। एफआईआईज की अगर बात करेंगे तो एफआईआईज की होल्डिंग भी यहाँ पर शानदार दिखाई दे रही है 33% की। तो जिस स्टॉक में एफआईआईज 34% के आसपास हो उस स्टॉक को आप बुरा कैसे कह सकते हैं। अगर आप डीआईआईज की बात करेंगे तो डीआईआईज ने भी लगातार इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मार्च 2021 में 11% के आसपास की हिस्सेदारी थी, जो बढ़कर अब यहाँ पर 15.5% से ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इस स्टॉक में बने हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की बात की जाए तो 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें पैसा लगा रखा है, और म्यूचुअल फंड का टोटल लगभग 12% पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हमने फंडामेंटल्स के बारे में इसमें चेक कर लिया है। फंडामेंटल्स यहाँ पर ठीक ठाक है। पिछले 1-2 क्वार्टर में जरूर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, जिसके चलते थोड़ा सा पैनिक इसमें फैला है, लेकिन ये जो भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एक साल के लेवल पर, ये जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है उसका सबसे बड़ा रीजन है जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो, आपको पता है कि इन्फो एज की जोमेटो में 20% के आसपास की हिस्सेदारी है, और जब जोमेटो में इन्फो एज की हिस्सेदारी है और जोमेटो का प्राइस अगर बहुत भयंकर तरीके से गिरा है तो उसका असर कहीं ना कहीं आपको इन्फो एज पर भी देखने को मिलेगा। अब इसका उल्टा भी होगा, जब जोमेटो में रिकवरी देखने को मिलेगी तो इन्फो एज के प्राइस में भी आपको वहां से रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं और समझाता हूं कि अगर आपके पास इन्फो एज का शेयर पड़ा हुआ है तो अब आपको क्या करना है, और अगर आप नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करके चलना है। अब देखिए चार्ट के ऊपर हम आ गए यहाँ पर, और चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे आरएसआई अभी की डेट में आपको 42 के आसपास का दिखाई दे रहा है, यानी कि 50 से नीचे आरएसआई आ चुका है। और जब भी आरएसआई आपको 50 से नीचे आता हुआ दिखाई दे तो वहां पर क्लियर साइन आते हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक बियरिश जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी इसका Naukri.com का शेयर पड़ा हुआ है आपके पास, तो आपको क्या करना है। देखिए अगर आपके पास Naukri.com का शेयर पड़ा हुआ है तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आपको इसमें से एग्जिट लेना ही था
तो ये जो पॉइंट था यहाँ पर आपको एग्जिट लेना चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट पर तीनों मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक हमने क्लोजिंग करता हुआ देखा था। यहाँ पर ये तीनों मूविंग एवरेज कौन कौन से हैं? 200 डेज का मूविंग एवरेज है, 51 डेज का मूविंग एवरेज है और 21 डेज का मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन तीनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नीचे की ओर स्टॉक यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इसमें से एग्जिट करना था तो वो प्राइस था 5200 रुपये का, 5200-5300 रुपये के बीच में आपको इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए था। और अगर आपने अभी तक एग्जिट नहीं किया है और अब ये स्टॉक अपने टॉप से लगभग 50% तक टूट चुका है, तो मैं तो अब ये आपसे बोलूँगा कि अब आपको थोड़ा सा इसमें होल्ड करना चाहिए और इसमें तेज़ी का थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टूट चुका है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से और नीचे नहीं जा सकता, ऑफ कोर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा और भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये लेवल्स पर एग्जिट मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी के अच्छे ही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो ठीक ठाक कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेंटेन करती है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं क्या सोचता हूँ, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल्स हमने चेक किए हैं, बहुत ज़्यादा कोई ख़राब फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहे। अब बात करते हैं अगर नई खरीदारी करनी है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो नई खरीदारी के बारे में तो बिल्कुल यही बोला जाएगा कि आपको नई खरीदारी अभी तो इसमें फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक आपको कम से कम 50 डेज मूवी एवरेज से ऊपर जाने का वेट करना चाहिए। 50 डेज मूवी एवरेज कितना बैठ रहा है? 4000 रुपये के प्राइस के आसपास का बैठ रहा है। तो 4000 रुपये से ऊपर जब तक ये स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक आपको इसमें नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मार्केट पांडा चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।